हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास से उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड को आज हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के संबंध में जानकारी इकट्ठा करेंगे। और इससे पूर्व जो है वैदिक काल के 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। एक में हम लोगों को वैदिक काल की शुरुआती वीडियो था जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से सोर्स पढ़े थे, और दूसरे में हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल को पढ़ा था। तो उम्मीद करते हैं कि वो दोनों वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसके लिंक डाल दिए जाएंगे, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, जिसका टाइमिंग था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में। तो क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। वास्तव में क्या हुआ कि 1000 BC के आसपास में भारत में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। क्यों? क्योंकि जहाँ पहले तांबा धातु था, टीन का खोज किया गया था, कांसे का खोज किया गया था, वह उस लेवल के मजबूत नहीं थे जिस लेवल के मजबूत धातु के रूप में लोहे की खोज हुई। इसके खोज से न केवल औजार बनाए जा सके बल्कि कृषि की व्यवस्था को प्रगति मिली, अच्छी कृषि होने लगी, खेती का विकास हुआ। और खेती के विकास में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक ऐसी खेती होती है जिसको जीवन निर्वाह कृषि बोलते हैं, उसमें केवल उतना ही उत्पादन होता है जितना भोजन के लिए जरूरी है। दूसरा होता है अधिशेष कृषि, जब कृषि करते हैं और उसमें कुछ अनाज भोजन के बाद बच जाते हैं तो उस अधिशेष कृषि का ही किया जाता है व्यापार वाणिज्य में उपयोग। तो इस काल में लोहे के प्रयोग के कारण कृषि का विकास हुआ। कृषि के विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हुई। और अर्थव्यवस्था वह कील होती है जिससे मानव जीवन के सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं। तो इस काल में केवल एक लोहे की खोज ने आर्थिक प्रगति को अंजाम दिया, और उस आर्थिक प्रगति ने क्या हुआ, मानव के जीवन को सामाजिक स्तर पर ठीक किया। उदाहरण के लिए अगर बताएं तो आप अपने समाज में देख सकते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी होती है उनकी सामाजिक स्थिति भी ज़्यादा बेहतर होती है। तो यानी आर्थिक स्थितियां जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिकली ठीक होने के कारण पॉलिटिकली भी ठीक हुआ। जैसे इकोनॉमी के ठीक होने से टैक्स ज़्यादा मिलने लगे, टैक्स ज़्यादा मिलने से राजा की आय बढ़ी, राजा की आय बढ़ी तो राजा का प्रशासन व्यवस्थित हुआ। तो इस तरह से इकोनॉमी के बढ़ने से न केवल सामाजिक, राजनीतिक बल्कि धार्मिक जीवन में भी बदलाव आया। जैसे जितना ज़्यादा आपके पास आय होगा आप उतना ज़्यादा दान करेंगे, तो यानी धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन आता है। और जिनके पास खाने के लिए नहीं होगा वो दान कहाँ से करेंगे, तो यानी पूजा पाठ पे खर्च कहाँ से कर पाएंगे। तो इस पूरे काल में हम लोग यही पढ़ेंगे कि लोहे की खोज से यानी लोहे के आविष्कार से यहाँ पर मानव जीवन के इकोनॉमिकल चेंजेस आए, और उस इकोनॉमिकल चेंजेस ने पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल एंड जो हमारा धार्मिक विभाग था उस सब में कई तरह के परिवर्तन आए। और वही परिवर्तन अंतर क्रिएट करता है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं कि लोहे की खोज के बाद कैसे कैसे उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन आया। सबसे पहले अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। इस अर्थव्यवस्था ने राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन सबको प्रभावित किया। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं राजनीतिक जीवन की ओर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पूर्व वैदिक काल में जो कबीला होता था उसको हम लोग जन कहते थे। ये जन एक कबीला क्षेत्र होता था जिसमें कई कुल या परिवार रहते थे और उनको मिला के जन बनता था। यहाँ पर क्या हुआ कि इस जन का आकार थोड़ा और बड़ा हो गया और इसे हम लोग जनपद कहना शुरू करते हैं। और फिर उत्तर वैदिक काल के समाप्ति के बाद जो दौर आता है उसमें महाजनपद का विकास होता है जिसका आकार इससे भी बड़ा हो जाता है। तो जन का आकार बड़ा हो गया और जनपद कहलाने लगे। जैसे उदाहरण के लिए भरत जन और पुरु जन मिल करके बनाए थे कुरु जन, और ये बन गया कुरु जनपद। तो भरत जन और पुरु जन के मिलने से बना था कुरु जनपद। तो इस तरह से जो कबीले का आकार था वो बढ़ना शुरू हो जाता है किस काल में, उत्तर वैदिक काल में।
न केवल कबीले का आकार बढ़ा बल्कि राजा का महत्व भी बढ़ गया। राजा के शक्ति में भी विस्तार होने लगी, राजा के अधिकार में विस्तार होने लगा। मैंने बताया कि जैसे ही इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक होंगे ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, और यहाँ भी देखने को मिला कि राजा का महत्व, राजा की शक्ति में वृद्धि होने लगी। इसके अलावा राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। ये सिस्टम वास्तव में पूर्व वैदिक काल में अल्प मात्रा में थी, यहाँ आकर के बिल्कुल फिक्स हो जाती है कि ये सिस्टम एडॉप्ट कर लिया गया। अब बात करते हैं कि राजा के अधिकार बढ़ने से क्या हुआ कि जो सभा थी, समिति थी, विदत, गण जैसे संगठन थे, इन संगठनों का महत्व गिरने लगा। अब सिंपल सा आप देख सकते हैं कि जब आप एक आज के दौर में भी देखें कि अगर प्रधानमंत्री शक्तिशाली होते हैं तो उनके नीचे के अधिकारियों के या संगठनों के महत्व जो है वो कमने लगते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कमज़ोर पड़ता है तो संगठनों का महत्व बढ़ जाता है। तो यही वहाँ देखने को मिलता है कि राजा का महत्व यहाँ पर और शक्ति जो है वो बढ़ गया था, जिसके कारण जो है सभा समिति का महत्व जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा था। यानी अब इनके सुझाव पे राजा कम काम करते थे, अपने द्वारा भी निर्णय लेते थे। रत्नीन, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रत्नीन जो थे वो अधिकारी होते थे जो राजा की सहायता करते थे। वास्तव में पूर्व वैदिक काल में रत्नीनों की संख्या जो 7 बताई गई है, लेकिन यहाँ उनकी संख्या बढ़कर के 17 हो गई, जिसमें पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण थे, सेनानी और कई तरह के अधिकारी पद होते थे जिनका प्रयोग जो है वो राजा के हित में किया जाता था। तो रत्नीन का महत्व जो है यहाँ बढ़ा और संख्या भी इनकी बढ़ गई थी। अब बात करते हैं टैक्स सिस्टम, कर की। तो चूंकि आमदनी आर्थिक जीवन में बढ़ने लगा था, इसके कारण टैक्स व्यवस्था में भी बदलाव आया। जहां पहले केवल बलि होता था, बलि का मतलब होता था स्वेच्छा से दिया गया कर, यहाँ वो बलि जो है अब अस्थायी बन गया और नियमित रूप से कर की व्यवस्था कर दी। अब स्वेच्छा से कर नहीं बल्कि नियमित रूप से कर देना जो है वो उसका विस्तार हो गया। तो कर व्यवस्था का विस्तार हुआ, अब स्वेच्छा की जगह नियमित कर दिया जाए लगा। लेकिन क्या कर व्यवस्था के बढ़ने, राजा के महत्व के बढ़ने के बाद सेना और न्याय व्यवस्था में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया? तो जी नहीं, यहाँ पर सेना की व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता है। सेना कुछ हद तक अस्थायी होते हैं लेकिन अभी भी पूर्णतः अस्थायी नहीं थे। हाँ, हालांकि सेना की संख्या बढ़ा दी गई थी, अब युद्धों की संख्या भी बढ़ने लगी थी, इसलिए सेना की संख्या बढ़ गई थी। सेना के पास अस्त्र शस्त्र बढ़ गए थे क्योंकि लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, रथों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन अभी भी पूर्णतः नियमित सेना का विकास नहीं हो सका था। बात अगर न्याय व्यवस्था की करें तो अभी भी पूर्णतः न्याय नहीं दिया जाता था और न्याय के लिए लोग अभी भी राजा के अलावा अपने स्थानीय स्तर पर न्याय की तलाश करते थे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो राजनीतिक जीवन में हर स्तर पर कुछ बदलाव आए। जैसे सबसे पहले जन अर्थात आकार की दृष्टि से देखें तो जन बढ़ करके जनपद में बदल गया। फिर अगर बात करें राजा की तो राजा के महत्व, शक्ति और अधिकारों का विस्तार हो गया। इसके अलावा बात करें रत्नी की यानी अधिकारियों की, तो अधिकारियों की संख्या भी बढ़ गई और अधिकारियों की संख्या लगभग 17 हो गई। टैक्स व्यवस्था नियमित हो गई। सेना की संख्या अब थोड़ी बढ़ गई थी लेकिन अभी भी पूर्णतः अस्थायी नहीं थी और न्याय व्यवस्था में अभी भी सुधार की जरूरत थी। तो इस तरह से हम लोगों ने राजनीतिक जीवन को देखा जो पूर्व वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक जीवन की कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन में कैसे बदलाव आया। तो सामाजिक जीवन में जो आकार था समाज का वो किस तरह से बदलता है। तो सबसे जो छोटा स्तर होता था समाज का वो था परिवार, जिसको कुल भी कहा जाता था, और कई परिवार मिलते थे तो बनता था ग्राम। ग्राम बड़ा हो जाता था तो विश्व, और विश्व बड़ा होता था तो जन, और जन बड़ा होता था तो जनपद। वास्तव में यह जो है एक राजनीतिक तथ्य का ही विस्तार है कि परिवार, ग्राम, विश्व, जन और जनपद, इस तरह से आकार बढ़ते जाते थे। बात करें कि अब वर्ण व्यवस्था की, तो समाज में अभी भी परिवार जो थे वो अस्थायी थे, बड़े थे, पितृसत्तात्मक थे, संयुक्त प्रथा थी, सब लोग साथ में रहना पसंद करते थे। ये पारिवारिक जो व्यवस्था थी लगभग पूर्व वैदिक काल ही जैसी थी। लेकिन बदला क्या था समाज में? तो सबसे ज़्यादा जो बदलाव आया था वो आया था वर्ण व्यवस्था में।
वर्ण व्यवस्था अर्थात समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण थे। ये चारों वर्णों को इस तरह से क्रम से सजाया गया है कि इस बदले माहौल में ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ, क्षत्रिय उसके बाद, वैश्य तीसरे और शूद्र सबसे अंतिम अवस्था में थे। शूद्र को ऐसा माना जाता था कि ये तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। तो इस तरह से ये वर्ण व्यवस्था यहाँ पे थोड़ा सा अधिक कठोर हो जाता है। कठोर होने का मतलब ये है कि जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्व वैदिक काल में कि वर्ण व्यवस्था का मतलब था कि जन्म के आधार पर न होकर के कर्म के आधार पर होना, अर्थात जैसे आप कर्म करेंगे वैसे वर्ण आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ वर्ण जो है वो कर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर हो गया, अर्थात आपका जन्म जिस वर्ण में होगा उसी वर्ण में हमेशा रह जाएंगे। क्षत्रिय हमेशा क्षत्रिय रहेगा, वैश्य हमेशा वैश्य रहेंगे और शूद्र हमेशा शूद्र रहेंगे। इस तरह से वर्ण व्यवस्था यहाँ आकर के कठोर रूप धारण कर लेता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है सामाजिक जीवन में पूर्व वैदिक काल की तुलना में, तो इसे जरूर याद रखें। एक और चीज़ विशेष देखने को मिलती है वो है गोत्र। गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है उत्तर वैदिक काल में हुई और ये क्या था, तो गौधन एकत्र होना। एक जगह पे जहाँ बहुत सारे गायों को रखा जाता, इकट्ठा किया जाता था, उसी से शब्द निकल करके आया था गोत्र। वास्तव में वो गोत्र गौ को इकट्ठा करने वाला पूरा का पूरा समूह एक गोत्र का माना जाता था और उन समूह में विवाह की प्रथा का निषेध था, अर्थात समान गोत्र में शादी नहीं करने की परंपरा इसके बाद से ही प्रचलित हो गई थी। तो कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में होती है, तो उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड में इसकी शुरुआत हुई थी। तो गोत्र का संबंध भी कहीं न कहीं ये वर्ण व्यवस्था से ही जुड़ा था, जो मुख्य रूप से ब्राह्मण और क्षत्रियों में देखने को मिलता था। इसके अलावा बात करें तो इस काल में एक नई व्यवस्था और आई जिसको आश्रम व्यवस्था कहा जाता था। इस काल में लगभग मानव के जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया और 25-25 वर्ष के 4 अवस्थाओं की बात की गई। इसमें बात की गई कि जो सबसे पहला अवस्था होगा वो ब्रह्मचर्य होगा, जिसमें 0 से लेकर के 25 वर्ष के आयु तक के जीवन को ब्रह्मचर्य कहा जाएगा, जो मुख्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने और सीखने का वर्ष होगा। दूसरा होगा गृहस्थ जीवन, जिसमें 25 से लेकर के 50 वर्ष की आयु होगी, जो मुख्य रूप से परिवार आगे बढ़ाने और वंश आगे जो है पुत्र और पुत्री को उत्पन्न करने, वंश को आगे बढ़ाने से संबंधित होगा। तीसरा था वानप्रस्थ, जब संन्यास लेकर के वो मुख्य रूप से जो है पारिवारिक जीवन छोड़ करके परिवार से अलग होकर के जीवन बिताएंगे, जो 50 से 75 वर्ष तक था। इसमें वो क्या करेंगे, तो जो ब्रह्मचर्य वाले हैं उनको पढ़ाएंगे। ये टाइमिंग था जब वो खुद पढ़ते थे। ये टाइमिंग में वानप्रस्थ में वो क्या करेंगे, जो ब्रह्मचर्य के लोग हैं उनको पढ़ाएंगे। और सबसे अंतिम जो समय माना गया वो संन्यास, जिसको सबसे बाद में जोड़ा गया था 75 से 100 वर्ष, वो है कि वानप्रस्थ जीवन जी लेने के बाद आप एकांतवास करेंगे और पूर्णतः जो है भक्तिमय होकर के मृत्यु का इंतजार करते रहेंगे और केवल जो है धार्मिक कार्य ही करेंगे। तो इस तरह से करके मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम की उत्पत्ति भी देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। तो इन आश्रम के काल विधि और क्रम विधि को जरूर याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो गृहस्थ आश्रम को माना गया है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि गृहस्थ आश्रम के दौरान एक व्यक्ति जो है अपने पिता के कर्ज, ईश्वर के कर्ज से भी मुक्त हो सकता है। जब वह धार्मिक कार्य करने लगता है तो वह ईश्वर के कर्ज से मुक्त होता है और वंश को आगे बढ़ा देता है तो वो पिता के कर्ज से मुक्त माना जाता है। तो इस तरह से आप इस पॉइंट्स को याद रख सकते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम किसे माना गया है, तो गृहस्थ आश्रम यानी पारिवारिक जीवन को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम के रूप में माना गया है। बात करें कि सामाजिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति में क्या बदलाव आया, तो यहाँ बहुत बदलाव आया। यहाँ स्त्रियों की स्थिति पूर्व वैदिक काल की तुलना में थोड़ी गिर गई, नीचे आ गई। नीचे कैसे आ जाती हैं, तो कुछ इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे समिति और विदथ, जहाँ पर महिलाओं को भाग लेने की इजाज़त थी पूर्व वैदिक काल में, यहाँ आकर के महिलाओं को इसमें भाग लेने से मना कर दिया जाता है। पहले जो थी वो पूर्व वैदिक काल में स्त्रियाँ यज्ञ और सभी तरह के कर्म कांडों में पुरुष और अपने पति के साथ जो है वो भाग ले सकती थी, लेकिन इस काल में आकर के उनकी स्थिति की गिरावट आ जाती है। इसके अलावा दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा जैसे अन्य जो चीज़ें थी उसकी शुरुआत भी इस काल में हो जाती है। हालांकि बहु विवाह अभी भी ज़्यादा प्रचलित नहीं था और महिलाओं को विधवा विवाह की इजाज़त थी। तो इस तरह की कुछ ऐसी कुप्रथाओं के कारण जो है वो महिलाओं की स्थिति नीचे आने लगती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है
है कि पुत्री जो है वो समस्त दुखों का कारण है। तो ये ऐसे शब्द जो मिलते हैं वो कई बार दर्शा देते हैं कि महिलाओं की स्थिति निम्न हो रही थी, क्योंकि पुरुषवादी मानसिकता अब हावी हो रही थी। तो ये याद रखेंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण में जो है वो पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। इसके अलावा मैत्रेय संहिता में कहा गया है कि सुरा अर्थात शराब, पाशा अर्थात जुआ के समान ही स्त्री तीसरी सबसे बड़ी बुराई है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर आपको देखने को मिलता है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में, तो इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं के प्रति पुरुषवादी जो सोच है वो हावी होने लगी थी और महिलाओं की स्थिति नीचे आने लगी थी। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में क्या चेंजेस आए, तो ये चेंजेस आप बता सकते हैं कि वहाँ स्थिति ज़्यादा बेहतर थी, यहाँ धीरे धीरे नीचे आ रही थी। और इस संबंध में उदाहरण निश्चित रूप से आप बताएं। इस काल में मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी ये मुख्य रूप से महिलाएं थीं जो काफ़ी विदुषी महिलाओं के रूप में जानी जाती हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ चेंजेस कर लेंगे, क्योंकि मैंने यही नाम जो है वो पिछले वीडियो में भी आपको लिखा दिए थे, तो उसको चेंज कर लेंगे कि उसमें जो है अपाला, घोषा और लोपामुद्रा, पूर्व वैदिक काल की जो 3 महिलाएं थी अपाला, घोषा और लोपामुद्रा, वो पूर्व वैदिक काल से संबंधित थी, जबकि मैत्रेय, गार्गी और कात्यायनी जो हैं वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित विदुषी महिलाएं थीं। तो इस दौर में महिलाओं को शिक्षा का उतना अधिकार नहीं था, फिर भी महिलाएं जो है आगे निकल करके आई थी, जिसमें मैत्रेय और गार्गी और कात्यायनी जो है प्रमुख हैं। अब आते हैं इस काल में दास प्रथा की बात कर लें तो पूर्व वैदिक काल के समान ही दास प्रथा थी, लेकिन दासों की स्थिति ठीक ठाक थी। भोजन की बात करें तो इस काल में चूंकि कृषि का विकास हो गया था, तो भोजन के व्यापक रूप से थोड़ा विस्तार हुआ था और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन यहाँ पे होते थे। मनोरंजन की बात करें तो पूर्व वैदिक काल के समान ही लोग जुआ खेलना, शराब पीना, घुड़दौड़ करना, आपस में जो है खेल प्रतियोगिता करना जैसे खेल और संगीत के माध्यम से मनोरंजन का कार्य करते थे। इस काल में एक और परिवर्तन आता है, वो है विवाह की प्रथा में। बाद में चल करके मनु स्मृति में लिखा गया है कि 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिसमें प्रारंभिक 4 को अच्छा माना गया है और बाद के 4 को जो है बुरा माना गया है। लेकिन इसके अलावा 2 विवाह की प्रथाएं इस काल में बहुत फेमस थी, वो थी अनुलोम विवाह एवं प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में जो वर पक्ष होता था वो उच्च वर्ण का होता था और स्त्री पक्ष जो है वो निम्न वर्ग की होती थी, तो उस विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था और इससे उत्पन्न संतान जो है एक नई जाति को जन्म देता था। और कभी कभी जो है वो कन्या पक्ष जो है वो निम्न वर्ग उच्च वर्ग के हो जाते थे और वर पक्ष जो है वो निम्न वर्ग के हो जाते थे, तो उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था और इसमें उत्पन्न जातियों को निम्न जाति की संज्ञा दी जाती थी। तो इस तरह से आप सामाजिक जीवन के ये विभिन्न आयामों को देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने परिवार की स्थिति देखी, वर्ण व्यवस्था की स्थिति देखी, गोत्र की उत्पत्ति को समझा, आश्रम व्यवस्था को समझा, इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति में कैसे चेंजेस आए उसको देखा और फिर दास व्यवस्था, भोजन, मनोरंजन और विवाह की स्थिति को देखा। तो ये चेंजेस जो है मूल रूप से पूर्व वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती हैं। अब आते हैं आर्थिक जीवन की ओर कि आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन आया था मूल रूप से उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की तुलना में। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्व वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। यहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है? कृषि हो जाता है। इसका बेसिक रीज़न था कि लोहे की खोज हो गई थी और लोहे की खोज ने जो है वो कृषि व्यवस्था को काफ़ी मजबूत आधार दिया, क्योंकि जंगलों को काट करके खेतों को बनाना आसान हो गया था। इसके अलावा खेतों की साफ सफाई करना, उसकी जुताई करना, ये सब भी आसान हो गया था लोहे की खोज से, तो जिसके कारण कृषि का विकास हुआ। एक काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है, जो दर्शाता है कि कृषि की भूमिका जो है किस प्रकार से पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई थी। दूसरा पॉइंट है कि दूसरा जो प्रमुख व्यवसाय था अब पशुपालन था। जहां पहले हम लोगों ने देखा पूर्व वैदिक काल में कि पहला प्रमुख व्यवसाय पशुपालन और दूसरा कृषि था, यहां हम लोगों ने को देखने को मिला कि पहले कृषि का स्थान आया और फिर उसके बाद पशुपालन। पशुपालन में अभी भी गाय जो है वो प्रमुख थी और गाय ही सबसे प्रमुख पशु के रूप में था, लेकिन प्रिय पशु के रूप में घोड़े का प्रयोग जो है अभी भी किया जाता था, बिकॉज राजनीतिक जीवन इस तरह से बढ़ रहा था कि घोड़े के प्रयोग को जो है अधिक महत्व मिल रहा था। तो ये 2 पॉइंट आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे।
अब बात करते हैं कि कृषि में अधिशेष। कृषि में अधिशेष का मतलब कृषि का उत्पादन के बाद अपने उपयोग के बाद जो बच जाता था उसे अधिशेष कहा जाता था। और जिस समाज में कृषि का अधिशेष नहीं बचेगा उस समाज की प्रगति बहुत धीमी होगी, और जहां अधिशेष बचेगा उस समाज की प्रगति बहुत तेज होगी। तो यहाँ पर जब कृषि का विकास हुआ तो अधिशेष बचना शुरू हुआ। इस अधिशेष ने उद्योग एवं व्यापार दोनों को सपोर्ट किया। तो उद्योग एवं व्यापार को सपोर्ट करने से थोड़ा थोड़ा उद्योग और व्यापार का विकास हुआ। उद्योगों में कोई बड़े उद्योग नहीं लगाए गए, कुम्हार का उद्योग था, रथ बनाने का उद्योग था, धातु से जुड़ा हुआ उद्योग था क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी। तो इस तरह के उद्योगों का विकास हुआ। उसके बाद अगर बात करें तो अब व्यापार का थोड़ा विकास हुआ, जहाँ हम लोग पूर्व वैदिक काल में देखते हैं कि केवल आंतरिक व्यापार था, इसमें कुछ मात्रा में विदेशी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि बड़े स्तर पर अभी भी विदेशी व्यापार नहीं हो रहा था। बात करें मुद्रा की खोज की तो अभी भी मुद्रा की खोज नहीं की गई थी, सिक्के का प्रचलन नहीं हुआ था, जिसके कारण जो है अभी भी वस्तु विनिमय का ही प्रयोग मिलता है। तो सिक्के का प्रचलन अभी भी नहीं था। सिक्के का प्रचलन लगभग उत्तर वैदिक काल के सबसे अंतिम चरण में, जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाता है उस टाइम से सिक्के का प्रचलन जो है वो शुरू होता है। अब बात करें कि इस पूरे अर्थव्यवस्था के दौर में, इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण को बढ़ावा मिला। तो एक ये जो टाइमिंग है द्वितीय उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम समय है, जो लगभग 600 BC के आसपास का समय है, इसको द्वितीय नगरीकरण का काल बोलते हैं, क्योंकि पहले नगरीकरण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में देखने को मिलती है। तो जहाँ इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं वहाँ पे शहरीकरण, नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर आर्थिक प्रगति का जो दौर आया उसने नगरों के विकास को शुरू किया था। तो उत्तर वैदिक काल में थोड़ा नगरीय विकास शुरू होता है, जबकि ऋग वैदिक काल में कहीं से भी नगरीय जीवन देखने को नहीं मिलता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, आर्थिक जीवन को। अब आते हैं हम लोग देखेंगे कि धार्मिक चेंजेस क्या आए थे या धार्मिक जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए थे, ये मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल में। तो जहाँ पूर्व वैदिक काल में प्रकृति पूजा को विशेष महत्व दिया जाता था, प्रकृति को विशेष महत्व दिया जाता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में आकर के इकोनॉमिकल चेंजेस के कारण यज्ञ और कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। अर्थात धर्म में जो आडंबर हैं, जो ढकोसले हैं, उनकी मात्रा बढ़ गई थी। तो यज्ञ कर्म कांडों का जो महत्व जो है इस काल में बढ़ गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है कि धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन आए थे। तो यज्ञ और कर्म कांडों की मात्रा बढ़ गई थी, यही उत्तर वैदिक काल का निचोड़ है। क्यों बढ़ा था? तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि दो रीजन थे। एक तो इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे थे, और इकोनॉमिकल जो चेंजेस यानी प्रगति हो रही थी, तो समाज के दो प्रमुख वर्ग थे, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय। अब ब्राह्मण चाहते थे कि हमारी श्रेष्ठता स्थापित रहे, और क्षत्रिय चाहते थे कि हमारी श्रेष्ठता स्थापित रहे। तो इस श्रेष्ठता की लड़ाई में भी यज्ञ और कर्मकांड जो है वो मुख्य भूमिका में आ गए थे। तो यही कारण था कि इस तरह के जो है कार्य इस दौरान बढ़ने लगे थे। तो ब्राह्मण क्षत्रियों का यह संघर्ष का भी दौर बन गया था। मुख्य रूप से जब उत्तर वैदिक का जो अंतिम पीरियड आता है उस टाइम में ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष देखने को मिलता है। इस काल में अगर बात करें सबसे प्रमुख देवता की, तो हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल में पढ़ा था कि सबसे प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र थे, लेकिन इस काल में आकर के हो जाते हैं प्रजापति, जिनको सृजन का देवता यानी निर्माता के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य देवता भी इस काल में देखने को मिलते हैं जो काफ़ी चर्चित रहे, जैसे विष्णु, जिनके विषय में पहले बहुत ही कम जानकारी थी, उनको पोषण और रक्षक के रूप में देखा जाता है। रुद्र देवता, जो कि इस काल में पशुओं के देवता माने जाते हैं, जबकि पूर्व वैदिक काल में जो पूषण थे उनको माना जाता था पशुओं को देवता। वरुण को इस समय जल के देवता के रूप में माना जाता है। पूषण, जो पूर्व वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, इस काल में आकर के जो है वो शूद्रों के देवता बन जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ देवताओं में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे आर्थिक स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ थी, तो धार्मिक क्षेत्र में कुछ अन्य चेंजेस आए, जैसे कई यज्ञ कराए जाते थे। क्षत्रियों के पास यानी राजाओं के पास बड़ी संख्या में बलि और टैक्स से पैसे आते थे, तो उस पैसे को कैसे खर्च किया जाए, तो यज्ञ किए जाते थे, और बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था और उसमें पैसे खर्च होते थे, और पैसे खर्च कराने के लिए पुरोहित जो है वो यज्ञों का आयोजन करवाते थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट यज्ञ हैं जहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, जैसे राजसूय यज्ञ। ये राजसूय यज्ञ क्या था? तो ये प्रतिष्ठा हेतु किया जाता था। जब राजा बनने की बारी आती थी तो उस समय राजसूय यज्ञ कराया जाता था, जो मुख्य रूप से प्रतिष्ठा को दिखाने, अपने वैभव को दिखाने के लिए किया जाता था।
वाजपेयी यज्ञ किया जाता था शक्ति प्रदर्शन के लिए कि हम काफ़ी शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली हमारा समाज है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो है एक मजबूत राजा हैं हम, इसको दिखाने के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था और यह राज्य विस्तार के लिए यानी क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता था। तो 2-3 यज्ञ हैं जो काफ़ी फेमस रहे। राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा के लिए किया जाता था, वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था और अश्वमेध यज्ञ जो था वो राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। और इन यज्ञों में कर्मकांड और बलि की बहुत प्रधानता होती थी। एक स्रोत से पता चलता है कि 24,000 बैलों की बलि दी जाती थी। तो इस तरह के बड़े संख्या में बलि दी जाती थी, दान किया जाता था। तो कर्मकांडों की इतनी ज़्यादा प्रधानता होने लगी थी कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जब उपनिषदों की रचना की गई तो उन उपनिषदों में इन कर्मकांडों की आलोचना की गई और इसी आलोचना का प्रभाव ये पड़ा कि समाज में एक दूसरा वर्ग उभर करके सामने आया जो इन यज्ञ और कर्मकांडों से दूर हटना चाहते हैं। और उन्हीं दूर हटने वाले लोगों को एक नई दिशा दी थी गौतम बुद्ध और महावीर ने, जो कि एक नए धर्म को जन्म देता है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो इन परिस्थितियों को अगर आप अच्छे ढंग से समझेंगे तभी आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उत्पत्ति को समझ पाएंगे। तो जो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे उसके लिए आपको ये पृष्ठभूमि समझना जरूरी है कि किस प्रकार से समाज के आम आदमी जो है वो इस प्रकार के कर्म कांडों से इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने एक नए धर्म को अपना लिया था। अब आते हैं इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि वैदिक काल के दौरान कुछ प्राचीन नदियों को आज वर्तमान में अन्य दूसरे नाम से जाना जाता है। तो इनसे भी कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए ज़रूर इसको देख लें। जैसे वितिस्ता नदी को आज झेलम के नाम से जाना जाता है। इसको रटना बहुत आसान है, एक बार टेबल बना करके लिख लें और दिन में 2-3 बार रिवीजन कर लें, याद हो जाएगा। वितिस्ता को झेलन, पुरुषनी को जो है वो रावी के नाम से जाना जाता है, सतुद्री आज जो है वो सतलज के नाम से जाना जाता है, अस्किनी को आज चिनाब के नाम से जाना जाता है, सदा नीरा यानी सालों भर बहने वाली नदी के रूप में गंडक को जाना जाता है, कुभा नदी को आज काबुल नदी कहा जाता है, विपाशा को आज व्यास कहा जाता है और सरस्वती आज घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि सरस्वती की जो मुख्य धारा है वो विलुप्त हो चुकी है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल के विभिन्न कार्यों न केवल जीवन काल को पढ़ा बल्कि पूर्व वैदिक काल से तुलना करके पढ़ा और पूर्व वैदिक काल को भी थोड़ा सा रिवीजन कर लिए। तो इस तीनों वीडियो को अच्छे से पढ़ने के बाद इसका एक अच्छा सा नोट्स आप जरूर बनाएं। इसके अलावा इस चैप्टर को NCERT की बुक 11th क्लास से ज़रूर पढ़ लें ताकि आपकी ये पूरे के पूरे इस चैप्टर पर एक अच्छी समझ बन जाए और फिर इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव बनाएं। फिर देखिए कोई भी एग्ज़ाम में आपके प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में आएंगे तो हिस्ट्री के हम लोग आएंगे महाजनपद की वीडियो में, जो कि इसका अगला चैप्टर है। उम्मीद करते हैं कि ये NCERT के थ्रू या NCERT टॉपिक पर आधारित एंशिएंट इंडिया का ये वीडियोज़ जो है वो आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कॉमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए।